हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल एंड हमारी साइकोलॉजी की रैपिड रिवीजन सीरीज जहां हम बहुत ही जल्दी 30 टू 40 मिनट्स के अंदर अपने सारे साइकोलॉजी के चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी और मैं हूं आपके साथ साक्षी। जस्ट बिफोर वी बिगिन, पहली बात, आप हमारे साथ साथ जैसे हम रिवाइज करेंगे साथ में पॉइंट्स बनाते जाइए, रफ नोट्स बनाते जाइए। एंड इसी से रिलेटेड दूसरी बात यह है कि ट्विन ब्रोज ने हर सब्जेक्ट के लिए अपने प्रीमियम नोट्स तैयार किए हैं। सारे टिप्स, थोड़े बहुत जो एक्रोनियम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एक्सप्लेनेशन, स्ट्रक्चरिंग आंसर की, ये सब इन प्रीमियम नोट्स में इंक्लूडेड है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो टू डिस्क्रिप्शन, लिंक अवेलेबल है। आप जाके बहुत ही एक अफोर्डेबल प्राइस पे इन्हें परचेज कर सकते हैं एंड दे वुड हेल्प यू अ लॉट। चलो इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी। सबसे पहले यहाँ पे आता है व्हाट इज सेल्फ। तो यहाँ पे सेल्फ की बात की गई है। सेल्फ इज बेसिकली द वेज इन विच आर एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड दे शो अप इन आवर बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। तो देखो, दो चीजों की यहाँ पे बात है, सेल्फ और पर्सनालिटी दोनों इंटरमिंगल्ड हैं, बट इनकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे। पर्सनालिटी का बेसिकली डेफिनेशन ये है, इट इज मेड अप ऑफ रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। तो ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स जो मोस्टली हमारे स्टेबल रहते हैं, और इसमें हमारा बहुत सारे पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत सारे डाइवर्स बिहेवियर से बनी होती है। अब हम सेल्फ पे आते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ। सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू देमसेल्व्स। तो अपने बारे में जो भी आइडियाज, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स जो भी है वो सब मिला के हमारा सेल्फ बनाते हैं। जो हमारा सेल्फ होता है, सबसे पहले जब हम बॉर्न होते हैं, एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड में कोई सेल्फ नहीं होता, उसका कोई कॉन्शियस नहीं होती अपने बारे में। जैसे जैसे वी ग्रो ओल्डर, द आइडिया ऑफ सेल्फ emerges. Parents, friends, teachers, and other significant people in environment, they help us to shape ourselves. Okay. अब यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा कि टाइप्स ऑफ सेल्फ क्या है, या फिर टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज क्या है जो हम सेल्फ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो पहली आइडेंटिटी है पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी यानी हमारी सेल्फ के वो एट्रीब्यूट्स, वो क्वालिटीज जो कि हमें औरों से डिफरेंट बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा नाम, हमारी कोई क्वालिटी, आई एम ऑनेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, हमारा कोई बिलीफ, हमारी कोई टैलेंट्स या कैपेबिलिटीज, राइट। तो हमारे बारे में जो यूनिक है। एंड सेकेंड आइडेंटिटी हमारी है सोशल आइडेंटिटी, यानी कि ऐसे एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज या मेंबरशिप्स जो हमें किसी दूसरे ग्रुप, किसी ग्रुप से हमें लिंक करते हैं। ये ग्रुप सोशल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, जैसे रिलीजन है, कास्ट है, राइट। कोई, आप किसी स्कूल में जाते हैं, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, सो दिस इज सोशल आइडेंटिटी। ओके। अब इसके बाद आ जाता है सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली सेल्फ यानी जब मैं कुछ कर रही हूं, when self is an entity that does something, it is the subject. और जब उस पे कुछ inflict हो रहा है, something is being done on the self, then it becomes an object. Okay. तो सेल्फ जब सब्जेक्ट होता है, इट इज द नोअर, एंड व्हेन इट इज द ऑब्जेक्ट, इट कम्स टू बी नोन। ओके। अब काइंड्स ऑफ सेल्फ पे आते हैं कि सेल्फ हमारे किस टाइप्स के कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये कैसे डेवलप होते हैं। तो सबसे पहली बात, जो हमारे सेल्फ हमारा डेवलप होता है वो हमारे एनवायरमेंट में जो लोग हैं, फिजिकल एंड सोशल कल्चरल एनवायरमेंट, उनके साथ इंटरेक्शन करने पे डेवलप होता है। पहला सेल्फ हमारा है, ऑल्दो ये पर्टिकुलरली एक टाइप ऑफ सेल्फ नहीं है, बट यहाँ पे इसका मेंशन है, दैट इज बायोलॉजिकल सेल्फ। बायोलॉजिकल सेल्फ होता है जब हम एक तरीके से बहुत छोटे होते हैं, जब हमें कॉन्शियसनेस नहीं होती। ये बहुत रिफ्लेक्स बेस्ड होता है, इसमें कोई कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस नहीं होती। ओके। बट जो एक्चुअल, अब हम टाइप्स ऑफ सेल्फ की बात करें, तो पहला हमारा सेल्फ है पर्सनल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ यानी पर्सन जो मुझसे लेना देना है, सो एन ओरिएंटेशन इन विच आई फील प्राइमरली कंसर्न विद माई सेल्फ, एनीथिंग अबाउट माई सेल्फ, राइट। एंड दूसरा सेल्फ जो हमारा है वो है सोशल या फेमिलियल या रिलेशनल सेल्फ, तीन नाम है इसके, जो कि इज रिलेटेड टू हाउ वी आर रिलेटेड और कनेक्टेड टू अदर्स। ओके। तो जो हमारा पर्सनल सेल्फ है वो हमारी नीड्स पे, हमारी अचीवमेंट्स, मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कंफर्ट, इन सब चीजों पे फोकस करेगा। बट सोशल सेल्फ जो है, यूनिटी, अफिलिएशन, सैक्रिफाइस, कोऑपरेशन, शेयरिंग, जो भी वैल्यूज हमारी औरों से, हमारे जो रिलेशनशिप्स है उनसे लिंक्ड होती है, उन पे फोकस करेगा। ओके। अब आ जाते हैं सेल्फ के कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे, कि हमारे एक तरीके से जो हमारा सेल्फ है उसके एक तरह से आप कह सकते हो उसकी तीन ब्रांचेस हैं, जो कि हमारे बिहेवियर को और हमारी थिंकिंग पैटर्न को इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट इज द वे वी परसीव आवरसेल्व्स, आवर परसेप्शन towards ourselves, and number two, the ideas we hold about our competencies and attributes. तो सेल्फ कंसेप्ट में दो चीजें आ गई, how we perceive ourselves and
ideas or the perception about our competencies, abilities and qualities. That is self concept. ये positive भी हो सकता है, ये negative भी हो सकता है. And on a more specific level, एक general level पे तो हो सकता है कि how do I feel about myself, how do I think about myself, but on a more specific level, it can be about any specific abilities that okay, I'm good in this, but I'm not good in this. जो इसके बाद हमारी पहली एक तरीके से एस्पेक्ट है वो है सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम इज द जजमेंट अबाउट आवर ओन वैल्यू और वर्थ. मैं कितना वैल्यूएबल या वर्दी हूं एज अ पर्सन टू हैव समथिंग. सो ये डेवलप कैसे होता है? एज 6 to 7 स्टडीज ये दिखाती हैं कि जब आपकी एज 6 to 7 years हो जाती है तब तक आपका सेल्फ एस्टीम जो है वो 4 एरियाज में बन जाता है. एकेडमिक कॉम्पिटेंस, पढ़ाई लिखाई, सोशल कॉम्पिटेंस, औरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, फिजिकल और एथलेटिक कॉम्पिटेंस में देखने में कैसा हूं, एंड सॉरी फिजिकल एंड एथलेटिक कॉम्पिटेंस इज बेसिकली अबाउट खेल कूद, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब, एंड फिजिकल अपीयरेंसेस, हाउ यू फील अबाउट द वे यू लुक. तो ये 4 आइडियाज हैं. इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि सेल्फ एस्टीम जो होता है हमारे एवरीडे बिहेवियर से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है. कैसे? हमें स्टडीज क्या दिखाती हैं? जिन बच्चों का एकेडमिक सेल्फ एस्टीम हाई होता है उनकी स्कूल्स में परफॉर्मेंस बेटर होती है वर्सेस चिल्ड्रन हु हैव लो एकेडमिक सेल्फ एस्टीम. ऐसे ही ऐसे बच्चे जिनका हाई सोशल सेल्फ एस्टीम होता है वो उनको उनके पीयर्स ज्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ रहते हैं एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन विद लो सोशल सेल्फ एस्टीम. एक एकेडमिक सेल्फ एस्टीम की बात हुई है, दूसरा लो सोशल सेल्फ एस्टीम की बात हुई है. On the other hand, children, ये तीसरा एक पॉइंट आ गया that children with low self-esteem in all areas are often found to display anxiety, depression and increasing antisocial behavior. जब आपका overall low self-esteem होता है तो anxiety, depression और antisocial behavior बच्चों में देखा गया है. अब ये डेवलप कैसे होता है सेल्फ एस्टीम? तो नंबर 1, warm and positive parenting helps to develop high self-esteem. ठीक है, बट लो सेल्फ एस्टीम तब डेवलप होता है व्हेन पेरेंट्स हेल्प और मेक डिसीजंस फॉर देयर चिल्ड्रन इवन व्हेन दे डू नॉट नीड असिस्टेंस और हेल्प. तो वो उनमें एक सेल्फ एस्टीम अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है. ये आ गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम. दूसरा जो हमारा एक तरीके से कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट है दैट इज सेल्फ एफिकेसी. एफिकेसी मतलब किसी चीज को करने के बारे में हमारा क्या व्यू है, राइट? करने से रिलेटेड है. सो बेसिकली इट इज द एक्सटेंट टू विच one believes that they themselves control their life outcomes or the outcomes are controlled by luck or fate or any other situational factor. किस एक्सटेंट तक एक इंसान एक स्पेक्ट्रम पे 2 पॉइंट्स है, 2 एक्सट्रीम्स है. एक तरफ एक इंसान ये बिलीव कर सकता है कि वो खुद अपने लाइफ आउटकम्स को कंट्रोल करते हैं, दूसरी तरफ कि नहीं, मैं कंट्रोल नहीं करता अपने लाइफ आउटकम्स को, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है लक, फेट या सिचुएशंस कंट्रोल करती हैं. सो दिस इज सेल्फ एफिकेसी. इफ समबडी हैज लो सेल्फ एफिकेसी दे विल थिंक दैट सिचुएशनल फैक्टर्स उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, लाइफ में जो होगा उसको कंट्रोल कर रही है. इफ दे हैव हाई सेल्फ एफिकेसी दे विल थिंक दैट दे आर कंट्रोलिंग देयर ओन लाइफ एंड व्हाट हैपेंस इन देयर लाइफ. इसका जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले बैंड्यूरा ने दिया था थ्रू देयर सोशल लर्निंग थ्योरी. एंड इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो स्टडीज करी उसमें इन्होंने ये देखा कि बच्चे एंड बड़े दोनों ही हैं वो बिहेवियर औरों को ऑब्जर्व करके एंड इमिटेट करके चीजों को करना सीखते हैं, राइट? सो अगर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ मास्टरी और अचीवमेंट एंड देयर कन्विक्शंस अबाउट देयर ओन इफेक्टिवनेस आल्सो डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ बिहेवियर इन विच दे वुड एंगेज, ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रिस्क दे वुड टेक. तो किस टाइप की एक्टिविटीज एक इंसान करेगा और कितना रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनके अंदर होगा, इट इज रिलेटेड टू द बिलीफ of how much confident they are about their achievements, about their own effectiveness in doing that task. Okay, so जो लोग जिनकी strong self efficacy होती है they are able to select, influence and construct the circumstances of their life. वो अपनी life को अपने हिसाब से mold करते हैं, construct करते हैं and बनाते हैं. They are also less fearful in risky situations. Self efficacy develop की जा सकती है. This is not a genetic या फिर inherent trait. Okay. इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि जिनकी हाई सेल्फ एफिकेसी होती है, स्टडीज ने ये भी दिखाया दे आर एबल टू स्टॉप स्मोकिंग एज सून एज दे डिसाइड टू, एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू एंड पॉजिटिव रोल मॉडल्स के थ्रू हम सेल्फ एफिकेसी को पॉजिटिव या हाई डेवलप कर सकते हैं. तीसरा है सेल्फ रेगुलेशन. रेगुलेशन यानी रोकना, जहां पे जरूरत है वहां ब्रेक लगा देना. सो इट इज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर. अपने बिहेवियर को एक तो मैनेज कर पाना और उस पर कड़ी निगरानी भी रख पाना. जिसकी सेल्फ रेगुलेशन हाई होती है दे आर एबल टू चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू हाउ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिमांड्स. ओके, सो इसमें भी हमारी 3 चीजें आ जाती हैं कि सेल्फ रेगुलेशन कैसे होता है. पहली चीज तो इससे रिलेटेड जो है सेल्फ रेगुलेशन का ही एक पार्ट है सेल्फ कंट्रोल. सो सेल्फ कंट्रोल इज बेसिकली लर्निंग टू डिले और डेफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स. अपनी नीड्स को
इमीडिएटली सेटिस्फाई ना करने की बजाय उन्हें डिले कर पाना, डेफर कर पाना इज सेल्फ कंट्रोल एंड इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग लॉन्ग टर्म गोल्स। हमारी इंडियन ट्रेडिशन में व्रत या रोजा जो है और नॉन अटैचमेंट एम्फोसाइज किया जाता है, जो कि इसी से रिलेटेड है, खुद को कंट्रोल करने से। तीन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं सेल्फ रेगुलेशन डेवलप करने के लिए। पहली है ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना ताकि वी हैव नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी नीड टू चेंज इन आर बिहेवियर। सेकेंड इज सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन यानी खुद को इंस्ट्रक्शन देना कि मुझे क्या कुछ करना है, कैसे बिहेव करना है। एंड थर्ड इज सेल्फ रीइंफोर्समेंट यानी रिवॉर्डिंग ऐसे बिहेवियर्स, अगर आपने कोई बिहेवियर ऐसे ही करा है जैसे आप चाह रहे थे उसे करना, तो खुद को रिवॉर्ड करना कि ओके यू हैव कंट्रोल्ड योरसेल्फ, यू हैव रेगुलेटेड योरसेल्फ, सो नाउ यू हैव दिस रिवॉर्ड। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कल्चर एंड सेल्फ। सो सेल्फ एंड कल्चर का क्या रिलेशन है, यहाँ पे हम वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न के उसमें देखेंगे। सो जिस कल्चर में आप हो हमारा सेल्फ भी उसी हिसाब से शेप अप होता है। एंड अब यहाँ पे डिफरेंसेस देख लेते हैं। इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर के बीच में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज द वे इन विच द बाउंड्री इज ड्रॉन बिटवीन सेल्फ इन द अदर। तो वेस्टर्न व्यू में क्या होता है, सेल्फ और जो बाकी की दुनिया होती है उसके बीच की बाउंड्री रिलेटिवली फिक्स्ड होती है। इंडियन व्यू में ये जो बाउंड्री है, इंडियन कल्चर में ये बाउंड्री है बिटवीन मेरे एंड और लोगों के, ये बहुत शिफ्टिंग है, बहुत फ्लूइड है, इतनी रिजिड नहीं है जितनी वेस्ट में होती है। सो कभी कभी हमारा जो सेल्फ है इन इंडियन व्यू, it can expand to fuse with the cosmos and include others, but at the next moment it can completely withdraw and focus fully on individual self। तो यानी जब इंडियन कल्चर में यह है कि जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमारा सेल्फ औरों के साथ जुड़ के काम भी कर सकता है, लाइक एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी। बट जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो हम अपने पे भी फोकस कर सकते हैं एंड अपने बारे में भी सोच सकते हैं। बट वेस्टर्न व्यू में क्या है, वेस्टर्न व्यू में बहुत क्लियर डाइकोटमी, डाइकोटमी यानी बाउंड्री है बिटवीन मेरे एंड औरों के, बिटवीन मैन एंड नेचर, बिटवीन व्हाट इज सब्जेक्टिव एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। इंडियन व्यू जो है वो बहुत ही, आप कह सकते हो, फ्लूइड है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा, पहला तो है बाउंड्री का एंड दूसरा पॉइंट है कि वेस्टर्न कल्चर में सेल्फ एंड ग्रुप एग्जिस्ट एज टू डिफरेंट एंटिटीज विद क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज, राइट। तो अगेन वही बात आ रही है कि सेल्फ एंड ग्रुप के बीच में जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं कि मेरी बाउंड्री यहाँ पे है, मुझे अपने बारे में यहाँ सोचना है और औरों के बारे में बस वहीं तक सोचना है। इंडिविजुअल मेंबर्स मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न कल्चर में अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने पे फोकस होता है, सेल्फ की इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने पर। बट इंडियन कल्चर में क्या होता है, इंडियन कल्चर में सेल्फ को ग्रुप से डिफरेंट नहीं माना जाता। एंड नंबर टू, सेल्फ एंड ग्रुप साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं हार्मोनियस वे में। कभी कभी वेस्ट में क्या होता है, दे रिमेन एट डिस्टेंस, बट इंडियन कल्चर में जो सेल्फ एंड ग्रुप है वो साथ में रहते हैं। ओके, वेस्टर्न कल्चर्स, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न कल्चर्स इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं यानी इंडिविजुअल पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एशियन कल्चर्स जिसमें इंडिया भी आता है कलेक्टिविस्टिक होते हैं, यानी कि ज्यादा औरों को साथ लेके चलना, सेल्फ को सेल्फ की तरह नहीं, पूरा एक ग्रुप के पार्ट के रूप में देखना, इन सब पे फोकस होता है। अगला है कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पहली बात, पर्सनालिटी आया है लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब है, रोमन थिएटर में जो एक्टर्स मास्क यूज करते थे अपने फेशियल एक्सप्रेशन बदलने के लिए, उसको पर्सोना कहते थे। सो ऐसे ही पर्सनालिटी इज बेसिकली द साइकोलॉजिकल मास्क अ पर्सन वेयर, जो उनके बिहेवियर में दिखता है। एंड फॉर द ले पर्सन, नॉर्मल इंसान को लगता है कि पर्सनालिटी में फिजिकल अपीयरेंस भी आती है कि अरे यार ये तो बड़ा स्मार्ट दिख रहा है एंड ये सब। बट साइकोलॉजी में personality is strictly psychological. It refers to the characteristic ways of responding to individuals and situations. Characteristic ways यानी ज्यादातर तरीके से, ज्यादातर बार आप किस तरीके से लोगों को, situations को, अपने environment की तरफ respond करते हो, that is your personality. It is the unique and relatively stable qualities that characterize an individual's behavior across different situations over a period of time. तो हर मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में एक इंसान जिस वे में बिहेव करता है, जो उसको यूनिक बनाता है, और ऐसा बिहेवियर एंड क्वालिटीज जो उसकी स्टेबल होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बदलती नहीं है रोज रोज, दैट इज पर्सनैलिटी इन लाइक पूरा अगर हम करें, राइट। तो पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहीं पे देख लेते हैं। पहली बात, इसमें फिजिकल कंपोनेंट भी होते हैं एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट ऑब्वियसली कि आपके जो फिजिकल बिहेवियर है एंड अपीयरेंस है उससे भी दिखती है पर्सनालिटी, एंड साइकोलॉजिकल तो है ही। दूसरा, इसका जो एक्सप्रेशन है, एक इंसान की जो पर्सनालिटी दिखेगी वो उसकी यूनिक पर्सनालिटी होती है, सो इट इज यूनिक इन नेचर। थर्डली, इट डज नॉट चेंज इजीली। फोर्थली, इट इज डायनामिक। डायनामिक यानी कि पर्सनालिटी ऑल्दो स्टेबल होती है बट सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडाप्ट कर लेती है, सो दैट इज डायनामिक।
and it helps us to predict how a person would behave in a certain circumstance. Okay, पर्सनालिटी को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या अप्रोचेस हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हमारे मोस्टली जो अप्रोचेस हैं, एक तरीके से जितनी भी थ्योरीज है पर्सनालिटी की, उनको हमने कुछ अम्ब्रेलाज में रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 अम्ब्रेलाज है जिनमें से हमें 2 पढ़ने हैं। पहला है टाइप अप्रोच, दूसरा है ट्रेट अप्रोच एंड तीसरा है इंटरैक्शनल अप्रोच। तो टाइप अप्रोच क्या होता है ये देख लेते हैं। टाइप अप्रोच मानता है कि ह्यूमन पर्सनालिटी जो है वो हम सर्टेन ब्रॉड पैटर्न्स में टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट आर टाइप्स? Types are basically broad patterns in terms of how similar the behavior is. So certain broad patterns in the observed behavioral characteristics of the individuals, इसको हम types कहते हैं। Each behavioral pattern refers to one type in which individuals are placed in terms of the similarity of their behavioral characteristics with that pattern. दूसरा आ जाता है trait approach, जो कि types पर फोकस नहीं करता कि behavioral patterns कितने similar है। It focuses on जो डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज से हमारी पर्सनालिटी बनी है उन पे एक ट्रेट पे ये फोकस करता है। सो इट फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स along which individuals tend to differ in consistent and stable ways. तो कोई साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट किसी में होता है, कोई किसी में नहीं होता है, इन सबसे पर्सनालिटी बनी होती है। तो ट्रेट अप्रोच इस चीज को ऐसे देखता है। तीसरा है इंटरैक्शनल अप्रोच, जो मानता है कि ट्रेट वगैरह एंड बिहेवियरल पैटर्न नहीं, जो सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे हमारा बिहेवियर डिटरमाइन होता है। ओके, तो हमारे एक्सटर्नल सिचुएशंस में रिवॉर्ड कैसे हैं, लाइक हमारा एनवायरनमेंट में रिवॉर्ड्स ऑफर हो रहे हैं, थ्रेट्स ऑफर हो रहे हैं, इसी से हमारा बिहेवियर डिटरमाइन होगा। तो सबसे पहले हम टाइप अप्रोचेस को पढ़ेंगे। टाइप अप्रोचेस जो हैं, दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड कम्युनिकेट अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। सो टाइप्स आर सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। पहली जो हमारी टाइपोलॉजी है वो दी थी हिपोक्रेट्स ने। हिपोक्रेट्स वाज अ ग्रीक फिजिशियन। इन्होंने बेसिकली पर्सनालिटी को डिवाइड करने के लिए जो बेसिस चूज किया दैट वाज फ्लूइड और ह्यूमर, यानी बॉडीली फ्लूइड्स। एंड इन्होंने 4 टाइप्स में डिवाइड किया, सैंग्विन, फ्लेगमैटिक, मेलनकॉलिक एंड कोलेरिक। फिर दूसरी जो टाइपोलॉजी है दैट इज बेस्ड ऑन चरक संहिता, विच इज आयुर्वेद में ही एक ग्रंथ है। इन्होंने पहली, अब इसने भी 2 हमें टाइपोलॉजीज दी हैं चरक संहिता ने। पहली तो है वात, पित्त एंड कफ की टाइपोलॉजी, which is based on humoral elements called त्रिदोष। तो तीनों को मिला के हम इसे त्रिदोष थ्योरी कहते हैं। वात, पित्त, कफ 3 है, सो त्रिदोष, राइट। और ये तीनों दे स्टैंड फॉर अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ टेम्परामेंट, यानी प्रकृति। तो इन तीनों की प्रकृति, बेसिक नेचर, जो इंसान का, जो भी वात वाला इंसान होगा, पित्त वाला होगा, कफ वाला, तीनों का डिफरेंट नेचर होगा। फिर दूसरी जो टाइपोलॉजी हमें इसी ने चरक संहिता ने दी है वो है बेस्ड ऑन त्रिगुणास, गुण, 3 गुणास, 3 क्वालिटीज, विच इज सत्व, रजस, तमस। सत्व क्वालिटी, सत्व गुण जो होता है उसमें क्या क्या आता है? क्लेनलीनेस, ट्रुथफुलनेस, ब्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन। रजस गुण जो है उसमें क्या आता है? एक्टिविटी, डिजायर, राइट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिजायर्स को पूरा करना, डिससैटिस्फैक्शन, एनवी, जेलिसी एंड मटीरियलिज्म बेसिकली। एंड थर्ड इसमें आता है तमस गुण। तमस क्वालिटीज क्या होती हैं? एंगर, एरोगेंस, डिप्रेशन, लेजीनेस, नेगेटिविटी, हेल्पलेसनेस, ये सब, राइट। अब लास्ट चीज क्या है? ये तीनों ही गुण हर इंसान में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जो हमारी अगली टाइपोलॉजी है थर्ड, दैट इज बाय शेल्डन। शेल्डन का बेसिस क्या था? बॉडी बिल्ड एंड टेम्परामेंट के बेसिस पे इन्होंने 3 हमें टाइप्स दिए, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक्स जो होते हैं उनकी बॉडी फैट, सॉफ्ट एंड राउंड होती है, ये रिलैक्स्ड एंड सोशलेबल होते हैं। मेसोमॉर्फ्स की जो बॉडी होती है वो मसल वाली, रेक्टेंगुलर, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड होता है, ये एनर्जेटिक और करेजियस होते हैं। एंड एक्टोमॉर्फ्स जो होते हैं वो थिन, लॉन्ग, फ्रेजाइल होते हैं, ये ब्रेनी, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव एंड इंट्रोवर्टेड होते हैं। अब ये कह रहे हैं बट इसका क्रिटिसिज्म क्या है? ये बहुत ही सिंपलिस्टिक है, बॉडी के आधार पे आप किसी की साइकोलॉजी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये स्टीरियोटिपिकल है। ओके, फिर हमारी जो चौथी आ जाती है टाइपोलॉजी, वो दी थी कार्ल यूंग ने। कार्ल यूंग की जो हमारी टाइपोलॉजी थी दैट वाज ऑफ इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रावर्ट्स, नॉट एक्सट्रोवर्ट्स, प्लीज याद रखना, एक्स्ट्रावर्ट्स है। सो इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रावर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स आर पीपल जो कि अलोन रहना प्रेफर करते हैं, औरों को अवॉइड करते हैं, दे विथड्रॉ देमसेल्व्स। एक्सट्रावर्ट्स आर सोशलेबल, आउटगोइंग, ड्रॉन टू पीपल, डीलिंग विद पीपल, राइट। एंड हमारी जो नेक्स्ट टाइपोलॉजी है वो दी थी फ्राइडमैन एंड रोजनमैन ने, जिन्होंने टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी दी थी। तो इनके हिसाब से टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग कैसे होते हैं? दे आर हाईली मोटिवेटेड, दे लैक पेशेंस, दे आर शॉर्ट, दे फील दैट दे आर ऑलवेज शॉर्ट ऑन टाइम, दे आर ऑलवेज इन ग्रेट हरी, they are very workaholic, they are always they feel they are always burdened with work, calm, they cannot slow down and relax। अच्छा, टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोगों को हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं।
दूसरी इन्होंने कहा क्या कही, टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप बी पर्सनालिटी इज टोटली उल्टा ऑफ टाइप ए, यानी कि इनको मतलब बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, धीरे धीरे काम करने वाले, दे आर वेरी पेशेंट, राइट। अच्छा, इसके बाद मॉरिस ने इसी टाइपोलॉजी को एक्सटेंड किया, नाम याद रखना है, मॉरिस ने ये जो है हमारे रोजनमैन एंड फ्राइडमैन, इनकी पर्सनालिटी को सॉरी टाइपोलॉजी को एक्सटेंड करते हुए दो टाइप्स डाले, टाइप सी, टाइप डी। तो सी फॉर कैंसर, डी फॉर डिप्रेशन। टाइप सी पर्सनालिटी होती है वो प्रोन टू कैंसर होती है। ऐसे लोग कोऑपरेटिव होते हैं, अनअसर्टिव होते हैं, पेशेंट होते हैं, इनकी नेगेटिव इमोशंस को ये सप्रेस कर लेते हैं। और टाइप डी पर्सनालिटी जो होती है वो डिप्रेशन प्रोन होती है। ओके, बट अगेन अब अगर हम पूरे टाइप अप्रोच का आता है कि इसका क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन क्या है, ये प्लीज एग्जाम में लिखना है कि दीज टाइपोलॉजीज आर वेरी सिंपलिस्टिक। ये बहुत सिंपल वे में आप मतलब इतनी आसानी से लोगों को डब्बों में नहीं डाल सकते, तो ये इनकी प्रॉब्लम है। दूसरा जो हमारा अम्ब्रेला ऑफ थ्योरीज आ जाता है, दैट इज ट्रेट अप्रोचेस। ट्रेट अप्रोचेस में क्या होता है, दीज थ्योरीज डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, यानी ट्रेट्स, क्वालिटीज जो भी है, राइट। तो ये हमारी जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ व्हाट इज अ ट्रेट, हाउ डू यू डिफाइन अ ट्रेट? अ ट्रेट इज अ रिलेटिवली एंड्योरिंग attribute or quality on which one individual differs from another. They include a range of possible behaviors that are activated according to the demands of the situation. तो ट्रेट एक एट्रीब्यूट या क्वालिटी होती है जो कि बिहेवियर्स को एक्टिवेट करती है। जो हमें बिहेवियर्स दिखते हैं वो ट्रेट की प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से दिखते हैं। अब ये चीज हो गई। दूसरा, ट्रेट्स हमारे स्टेबल होते हैं, ऐसा नहीं है रोज रोज बदल रहे हैं। दूसरा, कंसिस्टेंटली दिखते हैं अक्रॉस सिचुएशंस, एंड इनके कॉम्बिनेशंस हर इंसान में डिफरेंट होते हैं। ओके, सो सबसे पहली थ्योरी हमारी जो ट्रेट अप्रोच में आती है दैट इज एल्पोर्ट, गॉर्डन एल्पोर्ट की थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, पहली बात तो इन्होंने ट्रेट्स की बात करी कि इन्होंने कहा ट्रेट्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, दे आर डायनामिक, एंड इन्हीं की वजह से होता है कि एक इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशंस को भी एक सेम वे में अप्रोच करता है, डिफरेंट सिचुएशंस में भी सेम तरीके से बिहेव करता है, राइट। इन्होंने अपनी थ्योरी कैसे डेवलप करी, तो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी जो थे उसमें जो वर्ड्स थे उनको एनालाइज करके उनसे ट्रेट्स डिराइव किए। फिर उन्होंने कहा ये जो जितने भी हमारे ट्रेट्स हो सकते हैं पर्सनालिटी के, ये तीन टाइप्स के हो सकते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। Cardinal traits are highly generalized dispositions that indicate the goal around which a person's entire life seems to revolve. तो ये ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा अगर प्रेजेंट है, तो सब में प्रेजेंट नहीं होते, और अगर प्रेजेंट है तो पूरी उस इंसान की पर्सनालिटी में परवेजिवली दिखते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी के लिए नॉन वायलेंस थी, मदर टेरेसा के लिए पीस था, राइट, बाबा आमटे के लिए भी सेवा जो था। तो ये सब कार्डिनल ट्रेट्स थे। फिर दूसरा आ जाता है सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स कार्डिनल ट्रेट्स जितने आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह परवेड नहीं करते, बट आपकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज और जनरलाइज डिस्पोजिशंस होते हैं वो, जैसे आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, सो दैट इज माई सेंट्रल ट्रेट। ओके, एंड थर्डली इज सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो हमसे रिलेटेड नहीं, वो किसी और ऑब्जेक्ट के रिलेशन में होते हैं। जैसे कि मुझे इंडियन ड्रेसेस पहनना पसंद है, या फिर मुझे तोरई खाना पसंद नहीं है। दीज आर सेकेंडरी ट्रेट्स, दे आर वेरी लीस्ट, लाइक दे आर लीस्ट जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। ओके, तो ये चीज आ जाती है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे ट्रेट्स होते हैं वो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द एनवायरमेंट एंड हमारा अपना रिस्पॉन्स या बिहेवियर, उसके बीच में इंटरवीन करते हैं। दूसरी थ्योरी जो हमारी आ जाती है वो आ जाती है रेमंड कटेल की 16 फैक्टर थ्योरी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक तो फैक्टर एनालिसिस मेथड का यूज किया, जिससे कि इन्होंने कुछ 16 ट्रेट्स आइडेंटिफाई करे, राइट। इन्होंने कहा कि हमारी जो पूरी पर्सनालिटी है उसमें 16 प्राइमरी या सोर्स ट्रेट्स हैं। ये जो ट्रेट्स हैं ये स्टेबल हैं, बदलते नहीं हैं, दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर पर्सनालिटी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इसके अलावा हमारे पास कुछ सरफेस ट्रेट्स भी होते हैं। तो पहला है सोर्स ट्रेट्स और दूसरा है सरफेस ट्रेट्स, जो कि जब सोर्स ट्रेट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो बनते हैं, दीज आर सरफेस ट्रेट्स। अब इन्होंने ये भी कहा कि कोई भी जो सोर्स ट्रेट होता है वो ऑपोजिट टेंडेंसीज के टर्म्स में डिफाइन होता है। जैसे कि मान लो लेट्स से न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी, तो यानी बाइपोलर के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा हर एक ट्रेट। अच्छा, इन्होंने अपनी थ्योरी के बेसिस पे एक 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर बनाया, जिससे कि ये जो 16 सोर्स ट्रेट्स हैं इनको कोई भी आप पर्सनालिटी में असेस कर सकते हो, किसी की भी। थर्ड थ्योरी है आइसिंक की थ्योरी। एच.जी. आइसिंक ने जो अपनी थ्योरी है, इन्होंने कहा पर्सनालिटी जो है वो दो ब्रॉड डायमेंशन से बनी है। ये जो डायमेंशन है ये बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड है, तो ये लर्नड नहीं है, जेनेटिकली बायोलॉजिकली बेस्ड है, और हर डायमेंशन में ही बहुत सारे ट्रेट्स आते हैं। पहली डायमेंशन है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी।
तो इसका मतलब ये है कि एक इंसान कितना अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल रखता है। जो न्यूरोटिक साइड पे होगा वो एंग्शियस, मूडी, टची, रेस्टलेस होगा, क्विकली अपना कंट्रोल लूज करने वाला इंसान होगा। और इमोशनली स्टेबल इंसान जो होगा वो कैसा होगा, वो काम होगा, इवन माइंडेड होगा, रिलायबल होगा, कंट्रोल में रहेगा। दूसरी डायमेंशन है एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। अगेन ये हम पढ़ चुके हैं, कितना लोग सोशली आउटगोइंग है या सोशली विड्रॉन है। एंड इन्होंने बाद में थ्योरी रिवाइज करके एक तीसरी डायमेंशन भी डाल दी, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशेबिलिटी। साइकोटिसिज्म यानी ऐसे लोग जो बहुत हॉस्टाइल होते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, एंटी सोशल होते हैं। सोशेबल लोग यानी जो औरों के हिसाब से चलते हैं, थोड़े वार्म होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, ये सब। इन्होंने भी आइसिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर डेवलप किया जिससे कि ये तीन डायमेंशन हम असेस कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम साइकोडायनेमिक अप्रोच पे पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओशन मॉडल ऑफ पर्सनालिटी भी बोलते हैं। ये किसने दिया था, पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे। और इन्होंने कहा कि ये बिग 5 फैक्टर्स है। अगर आपने ये 5 ट्रेट्स मेजर कर लिए, सॉरी, तो आपने एक तरीके से पूरा पर्सनालिटी का क्रक्स निकाल लिया। तो ये 5 ट्रेट्स कौन से हैं? पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। एक इंसान कितना ओपन है टू लाइफ के नई नई अपॉर्चुनिटीज, एक्सपीरियंस, क्यूरियोसिटी कितनी है उनमें। एक्स्ट्रावर्जन अगेन सोशली एक्टिव कितने हो, असर्टिव हो, आउटगोइंग हो या फिर शाय हो। अग्रीएबलनेस यानी ऐसे लोग जो बहुत जल्दी बात मान जाते हैं, हेल्पफुल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऐसे लोग जो हॉस्टाइल या सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो आप समझ गए हो, हर ट्रेट की मतलब दो एक स्पेक्ट्रम पे है, एक एक्सट्रीम ये है, दूसरा एक्सट्रीम ये है। न्यूरोटिसिज्म इज रिलेटेड टू आपकी इमोशन स्टेबिलिटी कितनी है, तो आप इमोशनली स्टेबल, एंशियस, वरीड हो या फिर स्टेबल हो, इवन माइंडेड हो। एंड पांचवा है कंसाइशियसनेस, यानी कि आप अपने काम को लेके कितने अवेयर और रिस्पॉन्सिबल हो। सो आर यू अचीवमेंट ओरिएंटेड, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल, और आर यू इम्पल्सिव एंड केयरलेस। सो दैट इज कंसाइशियसनेस। एंड ये सबसे पॉपुलर और प्रॉमिसिंग थ्योरी है ऑफ पर्सनैलिटी इन प्रेजेंट डे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है हमारा साइकोडायनेमिक अप्रोच। बहुत पॉपुलर अप्रोच है। इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? सिगमंड फ्रॉइड ने की थी, बट आगे और भी लोग लेके गए। कौन कौन लेके गए वो भी हमें इसमें पढ़ना है। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच में केवल सिगमंड फ्रॉइड का नहीं आता। सिगमंड फ्रॉइड इज जस्ट साइको एनालिसिस प्लस साइकोडायनेमिक अप्रोच में फिर जो न्यू फ्रॉइडियंस हैं, इनके आगे के लोग हैं, उनकी भी थ्योरीज आती हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने हिप्नोसिस के थ्रू अपने पेशेंट्स को ये ट्रीट करते थे, और इन्होंने टॉक थेरेपी पे फोकस किया कि आपको कुछ दिक्कत है तो बात करो। तो इन्होंने तीन मेथड्स इन्होंने डेवलप किए। पहला है फ्री एसोसिएशन, जहाँ पे क्या कहते थे कि इंसान को कि आप 1-2 मिनट तक जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सब बोलते जाओ। सो ओपनली शेयर ऑल योर फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडियाज। पहला है फ्री एसोसिएशन। दूसरा इन्होंने ड्रीम एनालिसिस टेक्निक डेवलप करी, ड्रीम्स को एनालाइज करना। एंड तीसरा एनालिसिस ऑफ एरर्स। तो अगर किसी इंसान से गलती हो रही है, कुछ वो मिसप्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो उसके थ्रू भी हम कैसे साइको अनकॉन्शियस को जान सकते हैं। तो इनकी जो थ्योरीज हैं, अब यहाँ केवल हम फ्रॉइड की थ्योरीज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें 3 चीजें पढ़नी है। एक तो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। दूसरा आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, इड, ईगो, सुपर ईगो। एंड तीसरा आ जाता है हमारी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी। तीनों को बहुत जल्दी हम करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्शियसनेस के इन्होंने कहा कि 3 लेवल्स है ह्यूमन माइंड्स के। पहला है कॉन्शियस माइंड, जहां पे हम टोटली अवेयर हैं अभी इस मोमेंट में अबाउट फीलिंग्स, एक्शंस। जैसे आप अभी अवेयर हो टोटली अबाउट चैप्टर 2, आपके दिमाग में अभी ये नहीं आ रहा कि मेरे मामा या नानी के घर में क्या हो रहा होगा। सो कॉन्शियस माइंड इज वॉट यू आर करेंटली अवेयर ऑफ, द थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस यू आर करेंटली अवेयर ऑफ। प्री कॉन्शियस माइंड आर द मेमोरीज that are in your mind, you can recall them and you can attend to them अगर आप चाहो तो। अनकॉन्शियस माइंड इज द मेंटल एक्टिविटी वी आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ, वी कैन नॉट नो इट। अब इन्होंने ये कहा जो अनकॉन्शियस है, इनके हिसाब से यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें हमारी सारी इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव्स है, इसमें हमारे सारी आइडियाज और विशेष छुपी हैं जो कि कॉन्शियसनेस में नहीं आ सकती हैं। इसमें हमारे सारे साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स छुपे हैं जो कि यूजुअली बहुत एग्रेसिव हैं या सेक्सुअल डिजायर्स से जुड़े हुए हैं। एंड क्योंकि ये इतने टैबू वाले कन्फ्लिक्ट्स हैं, फीलिंग्स या थॉट्स है, तो इनको सोशली एक्सेप्टेबल वे में हम चैनल आउट, मतलब हमारा जो अनकॉन्शियस है कोशिश करता है कि सोशली एक्सेप्टेबल वेज या स्ट्रैटेजीज या डिफेंस मैकेनिज्म्स के थ्रू इनको सप्रेस रखे या फिर ढंग से एक्सेप्टेबल वेज में एक्सप्रेस करे। जब ये नहीं हो पाता है तभी अबनॉर्मल बिहेवियर होता है। ओके, अब इन्होंने इसको ट्रीट करने के लिए साइको एनालिसिस नाम का एक थेरेपी अपनी बनाई, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। इन्होंने कहा हमारी जो पर्सनैलिटी है वो 3 एलिमेंट से बनी है, इड, ईगो, सुपर ईगो। ये तीनों ऐसी फोर्सेज हैं, और किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी में इन तीनों में से एक का कोई मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, कम हो सकता है, तो वो उनके हमें बिहेवियर से पता लगता है। ओके, सो इन्होंने सबसे पहले बात करी है इड की। इन्होंने कहा है इड हमारा टोटली अनकॉन्शियस से रिलेटेड होता है, हमारी सारी इंस्टिंक्चुअल एनर्जी इसमें होती है, नंबर 1।
ये चाहता है हमारी जो भी प्रिमिटिव नीड्स हैं, सेक्सुअल डिजायर्स हैं, एग्रेसिव इम्पल्सेस हैं, उनको इमीडिएटली ग्रेटिफाई करा जाए, उसमें कोई डिले ना हो। और ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल यानी जिस भी चीज से मुझे प्लेजर मिल रहा है, एंड जिस भी चीज से मतलब जिस भी चीज से प्लेजर मिल रहा है वो जल्दी से जल्दी मेरे पास आनी चाहिए, और जिस भी चीज से पेन मिल रहा है वो मुझसे दूर ही रहनी चाहिए। राइट? जैसे कि पढ़ाई करके परेशानी हो रही है तो पढ़ाई करनी ही ना पड़े, इड ये कहेगा। एंड इड की जो एनर्जी है मोस्टली सेक्सुअल एनर्जी है एंड थोड़ी बहुत एग्रेसिव एनर्जी है। इट डज नॉट केयर फॉर द मॉरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी एंड अदर इंडिविजुअल्स, इट ओनली केयर्स फॉर इटसेल्फ। दूसरा आ जाता है ईगो। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सबसे पहले इड आती है, फिर हमारी ईगो आती है, फिर हमारी सुपर ईगो डेवलप होती है। तो इड से आती है ईगो। ईगो का काम क्या होता है? टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल की इंस्टिंक्चुअल नीड्स इन अकॉर्डेंस विद रियलिटी। कि अगर आपकी एक नीड है, राइट, तो उसको रियलिटी के हिसाब से सोशली एक्सेप्टेबल वे में कैसे हमें पूरा करना है। तो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी अप्रोप्रिएट वेज में अपनी नीड्स विशेस को पूरा करना है। फिर तीसरी आ जाती है हमारी सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होती है वो हमारी मॉरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग होती है। तो जितनी भी एथिकलिटीज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, लेसन्स हैं, संस्कार हैं, वो सब सुपर ईगो का पार्ट है। पेरेंटल अथॉरिटी जो हमें माँ बाप बचपन में बताते हैं, धीरे धीरे सोशलाइजेशन के थ्रू वो हमारे अंदर हमारे माइंड में स्थित हो जाता है, और वही सुपर ईगो होती है। जब हम कुछ गलत करते हैं, ये हमें गिल्ट, फियर या एंजाइटी इंड्यूस करवाती है। एंड इन्होंने एक और चीज कही है कि जो हमारी इड होती है उसमें दो तरह की इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस होती हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। ओके, सो फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में लाइफ इंस्टिंक्ट की ज्यादा बात की है। इन्होंने कहा है इड के बेस में होती है लाइफ इंस्टिंक्ट, लाइफ एनर्जी, एंड उसके भी बेस में हमारी होती है लिबिडो। लिबिडो जो है हमारे इड को एनर्जी देता है या फिर उसको ड्राइव करता है। ये आपको याद रखने हैं टर्म्स। अच्छा, एक और चीज जो फ्रॉइड ने बोली वो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो इनके हिसाब से जो इड हमारी बहुत सारी एंजाइटी जनरेट करता है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग विशेज या अनएक्सेप्टेबल विशेज इट हैज। तो ईगो उनसे डील करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करती है ताकि वो अवेयरनेस में ना आए एंड हमारी ये जो एंजाइटी है ये कम हो। राइट? तो सबसे पहले इसमें आ जाता है रिप्रेशन। रिप्रेशन यानी कि एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर्स या थॉट्स जो है अनकॉन्शियस के, उनको हमारा कॉन्शियस माइंड टोटली डिसमिस कर देता है। हम उसको अनकॉन्शियस में ही रखता है। अगर वो कॉन्शियस में आती है तो वो अनकॉन्शियस में दोबारा उसे पुश कर देता है। दूसरा है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी अपनी ही जो रॉन्ग ट्रेट्स या एबिलिटीज हैं हम उन्हें औरों पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो जैसे अगर मैं जेलस हूं तो मैं कहूंगी अरे ये मुझसे जेलस है। तीसरा है डिनायल। डिनायल नाम से ही पता लग रहा है जब रियलिटी को हम टोटली एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करते। कि जैसे मान लो अगर मेरे किसी खास जने की बहुत डेथ हो गई है, सो आई विल से नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, दैट इज डिनायल। चौथा रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन यानी जो आपकी एक्चुअल फीलिंग्स हैं या जो आप एक्चुअली करना चाहते हो उसके अगेंस्ट आप बिहेवियर करोगे टू काम डाउन दैट एंजाइटी। पांचवा इज रैशनलाइजेशन। टू मेक अनरीजनेबल जो हमारे फीलिंग्स और बिहेवियर्स जो अनरीजनेबल है, रॉन्ग है, उनको रैशनलाइज करना, रीजन देके सही ठहराना, रीजनेबल ठहराना। ओके, सो ये हमारे आ जाते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। इसके बाद जो हमारी अगली थ्योरी है ऑफ फ्रॉइड, दैट इज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी या 5 स्टेज थ्योरी हम इसको कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि अर्ली चाइल्डहुड में हमारी पूरी पर्सनैलिटी के जो कोर है वो बन जाता है। तो पहला स्टेज इस थ्योरी का क्या है? ओरल स्टेज है। इस स्टेज में हमारी जो पूरी एनर्जी, हमारा फोकस जो होता है वो हमारे माउथ पे होता है, इड का फोकस। यहीं से हम प्लेजर सीक करते हैं। तो एक चीज आपको याद रखनी है, इस थ्योरी के हर स्टेज में एक प्लेजर सीकिंग सेंटर है कि आपको प्लेजर जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, और फिर इस उस स्टेज का आउटकम क्या होगा, उस स्टेज के बाद क्या डेवलप हो जाएगा आप में। तो इस स्टेज पे प्लेजर सीकिंग सेंटर हमारा माउथ है। फीडिंग के थ्रू, थम सकिंग, बाइटिंग, बैबलिंग, मुंह से रिलेटेड एक्टिविटीज के थ्रू इन्फेंट जो है वो प्लेजर फील करता है। एंड इस स्टेज में हमारी बेसिक फीलिंग्स एस्टैब्लिश हो जाती हैं अबाउट द वर्ल्ड कि ये दुनिया एक अच्छी जगह है या बुरी जगह है। दूसरा है एनल स्टेज। एनल स्टेज 2 to 3 की एज में होता है, 2 to 3 की एज के बीच में होता है। एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक फंक्शन होता है दैट इज दैट द चाइल्ड हैज टू लर्न टॉयलेट ट्रेनिंग, कि अपने यूरिनेशन, अपने डेफिकेशन को कैसे कंट्रोल करना है। और मतलब सबसे पहली नीड जो सोसाइटी लगाती है कि सोसाइटी के हिसाब से आपको कैसे चलना है, आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते हो। सो एनल एरिया इज द सेंटर ऑफ प्लेजर फॉर चिल्ड्रन। इस टाइम पे बच्चे अपने इड और ईगो के बीच में मीडिएट करना, नेगोशिएट करना सीखते हैं कि लाइक आप जो चीजें चाहो खुद से आप वो नहीं कर सकते हो, आपको जो आपके माँ बाप बता रहे हैं कि नहीं बेटा आपको यू हैव टू लर्न दिस, आपको वो करना ही होगा। तो इड और ईगो के बीच में कंफ्लिक्ट होता है इस स्टेज में। तीसरा हमारा होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैलिक स्टेज, जो 4 to 5 की एज में होना स्टार्ट होता है, जहां पे जो हमारा प्लेजर सीकिंग सेंटर होता है फॉर चिल्ड्रन, दैट इज द जेनाइटल्स।
राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो द चाइल्ड स्टार्ट रियलाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। तो मेरी मम्मी मेरी पापा से कैसे अलग हैं, दे स्टार्ट रियलाइजिंग दैट मेरे जो पेरेंट्स हैं ओके दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, एंड उनका एक रिलेशनशिप जो है वो मेरे साथ जो इनका रिलेशनशिप है उससे अलग है। इस टाइम में एक कॉम्प्लेक्स होता है, बॉयज में इडिपस कॉम्प्लेक्स, गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जहां पे क्या होता है, द चाइल्ड हैज लव फॉर द ऑपोजिट सेक्स पेरेंट एंड दे फील हॉस्टाइल टुवर्ड्स द सेम सेक्स पेरेंट, and they are afraid that the same sex parent will punish me क्योंकि I love my opposite sex parent. I know this sounds very absurd अभी, but please आप, मैं रिविजन करा रही हूँ तो मुझे जल्दी जस्ट आपको ये एक्सप्लेन करना है, इस पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते अभी इस टाइम पे। सो अब यहाँ पे क्या चीज आ गई है, एंड ये जो स्टेज है ये रिजॉल्व कैसे होता है, द चाइल्ड एक्सेप्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन देयर पेरेंट्स एंड दे स्टार्ट मॉडलिंग देयर बिहेवियर, दे स्टार्ट बिकमिंग लाइक देयर सेम सेक्स पेरेंट। तो जैसे मम्मी बिहेव कर रही है, एक तरीके से जेंडर नॉर्म्स आप अडॉप्ट करते हो कि जैसे मेरी मम्मी बिहेव कर रही है द गर्ल विल ऑल्सो स्टार्ट अडॉप्टिंग दोज नॉर्म्स। ओके, गर्ल्स में ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, एंड वही चीज है सब ये दैट द गर्ल सिंबॉलिकली ट्राइज टू मैरी हिज हर फादर। ओके, तो फाइनली इसका रेजोल्यूशन ऐसे ही होता है दैट यू स्टार्ट सीइंग योर सेम सेक्स पेरेंट एज रोल मॉडल्स। अगला जो हमारा स्टेज है वो है लेटेंसी। लेटेंसी यानी सोने वाला स्टेज। तो 7 years टू प्यूबर्टी यानी 11-12 तक की एज में ये होता है, जहां पे फिजिकली ग्रोथ होती है बट सेक्सुअल अर्जेस जो हैं वो इनएक्टिव रहती हैं। जो बच्चा होता है वो यूजुअली सोशल या अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में बिजी रहता है। एंड पांचवा है जेनाइटल स्टेज, जो हमारे प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है, जब हम एक तरीके से एडल्टहुड में आ जाते हैं तब से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें साइकोसेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है, साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी भी और सेक्सुअल मेच्योरिटी भी आ जाती है, एंड हम ऑपोजिट सेक्स के मेंबर्स के साथ एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में बिहेव करना सीख जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फिक्सेशन और रिग्रेशन का यहाँ पे इन्होंने बोला है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि फिक्सेशन मतलब अगर आपका कोई भी स्टेज अगर ढंग से पास नहीं हुआ है तो आपका डेवलपमेंट उसी स्टेज पे अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। अब जब भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस आता है, व्हेनेवर एक्सेसिव स्ट्रेस और ओवर इंडल्जेंस कम्स टू लाइफ, देखो एक्सेसिव स्ट्रेस या ओवर इंडल्जेंस जब लाइफ में आता है तो ये फिक्सेशन एक्टिवेट हो जाता है, और इसकी वजह से वी रिग्रेस बैक टू द स्टेज जहां पे हमारा डेवलपमेंट फिक्सेटेड है। मान लो अगर मेरा एनल स्टेज अच्छे से पास नहीं हुआ है तो जब भी मेरी लाइफ में स्ट्रेस आएगा आई विल रिग्रेस बैक टू माय फिक्सेटेड स्टेज विच वाज एनल स्टेज। ओके, रिग्रेशन में क्या होता है दैट द पर्सन डिस्प्लेज बिहेवियर्स विच आर इंडिकेटिंग अ लेस मेच्योर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, अब आ जाते हैं पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस पे, यानी कि हमारे जो और न्यू फ्रॉइडियंस थे जो कि फ्रॉइड के बाद आए, फ्रॉइड के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपने क्या वर्जन्स बनाए फ्रॉइड की थ्योरी के। इनमें क्या डिफरेंसेस है, पहली बात तो इन्होंने सेक्सुअल और अग्रेसिव टेंडेंसीज को कम इंपॉर्टेंस दी एज कंपेयर टू फ्रॉइड। दूसरा, इन्होंने ईगो की बात ज्यादा करी। तीसरा, इन्होंने ह्यूमन बींग्स की जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं जैसे क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पे ज्यादा फोकस किया। सबसे पहले कार्ल यूंग की थ्योरी आ जाती है। कार्ल यूंग ने कहा हमारा जो पर्सनालिटी होती है उसके बेस में हमारी एम्स एंड एस्पिरेशंस होती हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी को एनालिटिकल साइकोलॉजी कहा, एंड इन्होंने कहा हमारी पर्सनालिटी में कंपीटिंग फोर्सेस होती हैं जिनको हमें बैलेंस करना होगा, तभी हमारी पर्सनालिटी अच्छी बनेगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करी। इन्होंने कहा हमारा एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, एक तो जैसे पर्सनल अनकॉन्शियस होता है जो फ्रॉइड ने कहा, इन्होंने कहा कि हम सब ह्यूमन बींग्स का एक शेयर्ड अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस माइंड है, जिसमें आर्किटाइप्स या प्रीमॉर्डियल इमेजेस होती हैं। ये जो आर्किटाइप्स होते हैं ये इनहेरिटेड इमेजेस होती हैं जो हम सबके सब कल्चर्स में हम देखने को मिलती है, मिथ्स में, ड्रीम्स में, आर्ट में, राइट। तो जैसे मदर नेचर की जो इमेज है ये एक आर्किटाइप है जो कि सब कल्चर्स में हमें देखने को मिलती है, एंड इनके हिसाब से एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए वी हैव टू बिकम अवेयर ऑफ आवर पर्सनल एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, दूसरी थ्योरी दी थी कैरन हॉर्ने ने। कैरन हॉर्ने ने एक ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी दी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन्होंने सबसे पहली बात तो अपनी थ्योरी में फ्रॉइड के जो विमेन की तरफ इनका व्यू था कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में मतलब इनका एक बहुत सारे मतलब कंसेप्ट थे जिनके थ्रू फ्रॉइड ने कहा था कि जो विमेन होती हैं वो मेन से इंफीरियर होती हैं, बट हॉर्ने ने कहा कि ईच सेक्स हैज एट्रीब्यूट्स दैट आर टू बी एडमायर्ड बाय ईच अदर। दोनों ही सेक्स की अपनी एक अच्छी बातें हैं, एंड नो सेक्स कैन बी व्यूड एज सुपीरियर या इंफीरियर, तो आप ये चीज नहीं बोल सकते। दूसरा, इन्होंने कहा कि विमेन जो है, विमेन पे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे आज के जमाने में भी हम ये चीजें कहते हैं कि अरे नहीं विमेन आर लेस इंटेलिजेंट, नो दे आर सोशलाइज्ड टू बी दैट वे। तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स से इफेक्टेड होती है। तीसरा, इन्होंने बात करी अबाउट डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इन्होंने कहा जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमें एडल्टहुड में होते हैं
वो इसलिए होते हैं क्योंकि चाइल्डहुड में हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ वो डिस्टर्ब्ड होते हैं। जब पेरेंट्स इंडिफरेंटली, डिस्करेजिंगली एंड इरेटिकली बिहेव करते हैं बच्चे की तरफ, तो बच्चे को बेसिक एंग्जाइटी होती है। बाद में ये बेसिक एंग्जाइटी बेसिक हॉस्टिलिटी बन जाती है, जिससे कि बाद में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तीसरी थ्योरी हमें अल्फ्रेड एडलर ने दी है। इनकी थ्योरी को इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे जो पर्सनल गोल्स होते हैं वही हमारा बिहेवियर गोल डायरेक्टेड है, और ये पर्सनल गोल्स ही हमें मोटिवेट करते हैं लाइफ में कुछ भी करने के लिए, राइट। तो अपने पर्सनल गोल्स पे काम करके हम अपनी फीलिंग्स ऑफ इनएडुकेसी जो है उनको ओवरकम कर सकते हैं। इनके हिसाब से बच्चों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। बच्चों में and हर इंसान में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं inadequate हूं and guilty, feeling inadequate and guilty that you are not able to do what you want to do, right। इसको overcome करना through personal goals is needed for making a good personality according to him। अगला हमारा है एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम ने सोशल ओरिएंटेशन, इन्होंने सोसाइटी के टर्म्स में कहा कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सोशल बींग्स होते हैं, इनके रिलेशनशिप्स होते हैं औरों के साथ, तो उसी वे में देखना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि अच्छी पर्सनैलिटी जो ग्रोथ होती है वो कहाँ से आती है, डिजायर डिजायर फॉर फ्रीडम, नंबर वन। एंड नंबर टू, स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रुथ। तो पहली बात तो हम आजाद होना चाहते हैं सब। दूसरी बात, वी वांट टू बी सर्व जस्टली एंड ट्रुथफुली, राइट। कि हमारे साथ जो हो वो फेयरली होना चाहिए एंड इट शुड बी लाइक करेक्ट। ओके। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही है, इन्होंने यही मतलब बेसिकली इन्होंने यही कहा है कि लोगों के जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं वो कल्चर को शेप करते हैं, और कल्चर जो है वो लोगों के कैरेक्टर ट्रेट्स को शेप करता है। बाकी इन्होंने पॉजिटिव वैल्यूज जैसे कि टेंडरनेस एंड लव को भी एम्फोसाइज किया। अगली थ्योरी है एरिक एरिक्सन की थ्योरी। इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करी। इन्होंने कहा कि एडोलेसेंस में हमारे अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस आता है, वेयर वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट आवर आइडेंटिटी, एंड ओवर द लाइफ हम अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन लाते हैं, एक पर्सपेक्टिव लाते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ में एक मीनिंगफुलनेस आती है, एक यूनिटी, एक पर्पस आता है, राइट। तो इन्होंने ये भी कहा कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है केवल बचपन में हो गया या एडल्टहुड में हो गया, पूरी लाइफ चलता है डेवलपमेंट। अच्छा, साइकोडायनेमिक थ्योरीज की क्या क्या कमियां हैं? पहली बात तो ये केस स्टडीज पे बेस्ड है, इनके लिए साइंटिफिक एविडेंस इतना नहीं है। नंबर दो, इनका जो लाइक कोई भी आप थ्योरी बनाते हो तो बहुत बड़े सैंपल पे आपको टेस्ट करके बनानी होती है, बट इन्होंने बहुत कम लोगों को ही पढ़ के एंड बहुत यूनिक लोगों को पढ़ के यूनिवर्सल थ्योरीज बना दी। एंड तीसरा, कंसेप्ट्स आर नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड, बहुत वेग एब्स्ट्रैक्ट टाइप के कंसेप्ट्स है। एंड चौथा, फ्रॉइड ने जो है अपनी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वो मेल्स को सेंटर में रख के बनाई है, फीमेल्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बिहेवियरल अप्रोच पे। बिहेवियरल अप्रोच यानी जो हमारी बिहेवियर की थ्योरीज क्या हैं। पहली बात तो ये जो अप्रोच है ये मानता है कि इंटरनल ट्रेट्स वगैरह का बिहेवियर में कुछ लेना देना नहीं होता, पर्सनालिटी में कुछ लेना देना नहीं होता। इट फोकसेस ऑन डिफाइनेबल, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल डेटा। इनके हिसाब से पर्सनालिटी जो होती है वो लर्निंग के थ्रू बनती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस के थ्रू बनती है, रीइंफोर्समेंट के थ्रू बनती है। एंड पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या है? पर्सनालिटी इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट एन इंडिविजुअल हैज टू द एनवायरमेंट। तो एक कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज जो एक इंडिविजुअल देता है टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, दैट इज पर्सनालिटी। अगर इस रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स या रिस्पॉन्स पैटर्न में एक चेंज आ जाता है तो हम कहते हैं कि ओके, पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी। ईच रिस्पॉन्स इज अ बिहेवियर जो कि एक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो रिस्पॉन्स एमिट होता है या वो बिहेवियर दिखता है। अब इन्होंने बेसिकली कहा है कि जो हमारी पर्सनालिटी हम लर्न करते हैं या जो रिस्पॉन्सेज लर्न करते हैं वो हम रीइंफोर्समेंट के थ्रू करते हैं। जब भी हमें एक बिहेवियर गलती से करने पे कोई रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड मिलता है, राइट, तो हम उस बिहेवियर को एक्वायर कर लेते हैं, यानी वो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। So the core tendency that organizes behavior is the reduction of biological or social needs that energize behavior। तो biological and social needs की वजह से ही हम कोई बिहेवियर करते हैं और फिर वो बिहेवियर हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। इन्होंने कुछ कुछ थ्योरीज दी जो बिहेवियरिस्ट थे। वो थ्योरीज क्या हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी पैवलोव ने, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दी थी स्किनर ने, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दी थी बैंड्यूरा ने। ये सब बिहेवियरल अप्रोच में आती हैं एंड ये हमारी एक्सप्लेन करती हैं इसी चीज को। इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हो, ऑल्दो जरूरत नहीं है, बस नाम ही काफी है। अगला अप्रोच जो है हमारी पर्सनालिटी का, दैट इज कल्चरल अप्रोच। कल्चरल अप्रोच क्या कहता है? अगेन कि पर्सनालिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, द काइंड ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट यू लिव इन। अब यहाँ पे क्या इन्होंने कहा है कि जो आपके कल्चर में एक टाइप का इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम है, उसी से आपकी पर्सनालिटी शेप होती है। तो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, आप किस टाइप के टेरेन पे रहते हो, आपके यहाँ फ्लोरा एंड फोना कैसी है, सेटलमेंट पैटर्न्स कैसे हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है,
चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस कैसे हैं, ये सब कल्चर का ही पार्ट है और यही आपके लिए कंटेक्स्ट बनाती हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। रिचुअल्स कैसे हैं, सेरेमनीज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, गेम्स, प्ले, इन सब वेज में हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे कल्चर, उसमें हमारा कल्चर दिखता है, राइट। So people develop various personality qualities in an attempt to adapt to the ecological and cultural features of a group life. तो आपकी जो personality बनती है that it is formed in a way so that you can adapt to your culture, you can adapt to your cultural environment. अब इसके इस अप्रोच के हिसाब से पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या है? पर्सनालिटी इज एन अडेप्टेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू द डिमांड्स ऑफ देयर इकोलॉजी एंड कल्चर। आपके बिहेवियर में जो एक अडेप्टेशन हुआ है अपने कल्चर, अपनी इकोलॉजी में फिट होने के लिए, वही पर्सनालिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस स्टडी है ऑफ बिरहोर ग्रुप विच इज अ ट्राइबल ग्रुप इन झारखंड। इन्होंने कहा ये एक नोमैडिक लाइफ जीते हैं, यहाँ से वहां मतलब इधर उधर जाके खेती करते हैं, खेती भी नहीं करते ऑनेस्टली, मतलब गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह गैदर करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि इनके ग्रुप में, इनके कल्चर में जो है बच्चों को शुरुआत से ही बहुत फ्रीडम दी जाती है टू रोम इनटू द फॉरेस्ट, टू लर्न हंटिंग एंड गैदरिंग, राइट। एंड इसका मतलब क्या है, इस कल्चर में जो पर्सनालिटी होती है बच्चों की, वहां पे इंडिपेंडेंस बहुत डेवलप की जाती है, ऑटोनॉमी डेवलप की जाती है, अचीवमेंट ओरिएंटेडनेस डेवलप की जाती है। ऑन दी अदर हैंड एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, जो अभी हमने बात करी वो थी ट्राइबल सोसाइटी, बट एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में क्या होता है, बच्चों को क्या सिखाया जाता है, बड़ों की हम इज्जत करें। सो इंडिया इज ऑल्सो ओरिजिनली एग्रीकल्चर लैंड ही था, तो ओबीडियंस सिखाई जाती है पर्सनालिटी में, नर्चरेंस की, छोटों को छोटों को बड़ा करना, उनको संस्कार देना, एंड टू बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी आपकी सोसाइटी में, कल्चर में जिस टाइप की लोगों की क्वालिटीज की जरूरत है, उसी हिसाब से आपकी पर्सनालिटी उस कल्चर में बन जाती है। अगला जो हमारा अप्रोच है वो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसने दिया था? कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो ने। इन दोनों ने अलग अलग चीजें बोली। तो सबसे पहले हम रॉजर्स की थ्योरी पढ़ लेते हैं कि कार्ल रॉजर्स ने क्या बोला। सबसे पहली बात, कार्ल रॉजर्स ने बात करी है फुली फंक्शनिंग पर्सन की। इन्होंने कहा है कि बेसिकली जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे बड़ी फोर्स होती है फुलफिलमेंट। वी वांट टू फील फुलफिल्ड, वी वांट टू फील मीनिंगफुल। हम चाहते हैं हमारी जो कैपेबिलिटीज, क्वालिटीज, पोटेंशियल, टैलेंट्स हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें, एंड ये हमारी एक इनबॉर्न टेंडेंसी है। जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हम एक फुली फंक्शनिंग इंसान बन जाते हैं। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली है कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, नंबर वन, एक तो गोल डायरेक्टेड है, ठीक है, गोल डायरेक्टेड है, ऐसी एवं कुछ काम नहीं हो रहा, इट इज वर्दी, इट इज गोल डायरेक्टेड। एंड नंबर टू, एक इंसान हमेशा अपने लिए अच्छी चीज ही चुनेगा। दे विल ऑलवेज चूज टू डू अडेप्टिव बिहेवियर, बिहेवियर दैट हेल्प्स देम सेल्फ एक्चुअलाइज, जो उन्हें लगता है, राइट। एंड इन्होंने, जो ये थेरेपिस्ट थे, तो इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप करी अपने क्लाइंट्स को थेरेपी दे दे के, जो बात करके इन्होंने सेल्फ का जो कंसेप्ट था वो इन्होंने ही दिया। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा तीसरी बात जो इन्होंने कही अपनी थ्योरी में, वो क्या है कि सेल्फ दो टाइप का होता है। एक होता है आइडियल सेल्फ, एक होता है रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ इज द सेल्फ दैट अ पर्सन वुड लाइक टू बी आइडियली, एंड रियल सेल्फ इज जो मैं एक्चुअली हूँ। तो जितना ये रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ सिमिलर होगा, जितना इनके बीच की दूरी कम होगी, एक इंसान हैप्पी रहेगा। जितना इनके बीच में ज्यादा दूरी होगी तो एक इंसान अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड रहेगा। हम, और चौथी इन्होंने चीज कही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, कि हम इन दोनों के गैप के बीच को, इनके गैप को कम करने की कोशिश करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पे हम अपने सेल्फ को ग्रो करते हैं, एक्सपैंड करते हैं और ज्यादा सोशल बनाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पे हम अपने आप को डेवलप करते रहते हैं, करते रहते हैं, और इसमें सोशल कंडीशंस का भी हाथ है। इन्होंने कहा है जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसमें सोशल कंडीशंस का हाथ है। जब सोशल कंडीशंस पॉजिटिव होती हैं तो सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम हाई होता है। जब वो नेगेटिव होती है तो सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम लो होता है। ओके, एंड इन्होंने जो सबसे लास्ट बात कही अपनी थ्योरी में, वो ये कहा है कि अगर थेरेपी में आप चाहते हो कि एक इंसान का पॉजिटिव अच्छा डेवलपमेंट हो, तो उनको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना चाहिए, राइट। एंड दूसरा, और इन्होंने मतलब एक तरीके से इन्होंने यही बात की, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दो और एम्पैथी दो। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इन्होंने दी है। सो ये आपको याद रखना है, रॉजर्स ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, तो क्लाइंट के बारे में ही पूरी थेरेपी है वो, उसमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है, विच इज बेसिकली पॉजिटिव रहना, एक्सेप्टिंग रहना टुवर्ड्स द क्लाइंट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे से एंड व्हाट दे बिहेव। अब मैस्लो की बात कर लेते हैं। मैस्लो ने अपनी जो पूरी थ्योरी डेवलप की है वो इनकी पूरी हायरार्की ऑफ नीड्स पे डेवलप की है। इन्होंने कहा है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी वो स्टेट जहां पे लोग अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच गए हैं, पीपल हैव रीच्ड देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। इसको पूरा करने के लिए हमें अपनी नीड्स पूरी करनी होती है। तो इन्होंने एक पिरामिड ऑफ नीड्स बनाया। इन्होंने कहा कि
हमारी दो टाइप की नीड्स होती हैं। एक तो होती है सर्वाइवल नीड्स, ओके, एंड दूसरी जो होती है वो हमारी हायर नीड्स होती हैं, राइट। तो सर्वाइवल नीड्स में क्या क्या आ जाता है, हमारी बायोलॉजिकल नीड्स, हमारी नीड फॉर सिक्योरिटी, हमारी नीड फॉर बिलोंगिंगनेस, ये लोअर लेवल नीड्स हैं जो कि एनिमल्स में भी होती हैं, ह्यूमन बींग्स में भी होती हैं। बट अगर आप केवल इन्हीं नीड्स को फुलफिल करने में जिंदगी बिता दोगे तो यू वुड बी रिड्यूस टू द लेवल ऑफ एनिमल्स। रियल ह्यूमन लाइफ का डेवलपमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कब स्टार्ट होता है, जब आप अपनी हायर लेवल नीड्स को पूरा करते हो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना स्टार्ट करते हो, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा करते हो, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि एक फुली फंक्शनिंग इंसान जो होता है वो अवेयर होता है, वो प्रेजेंट में रहता है, हेयर एंड नाउ, ये ओके। जो लास्ट अब सेक्शन हमारा है वो है अबाउट असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, की जैसे इंटेलिजेंस हमने पढ़ा था, पर्सनालिटी को कैसे असेस करते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, पर्सनालिटी असेसमेंट की डेफिनेशन, इट इज अ फॉर्मल एफर्ट, इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है, फॉर्मल असेसमेंट दैट इज एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। असेसमेंट की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, असेसमेंट इज are the procedures used to evaluate or differentiate people on the basis of certain characteristics. Assessment का गोल क्या है, नंबर वन, टू प्रिडिक्ट बिहेवियर विद मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी, एंड नंबर टू, असेसमेंट बहुत जगहों पे यूज होता है, डायग्नोसिस, काउंसलिंग, प्लेसमेंट, बहुत जगहों पे यूज होता है। पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए, सॉरी, असेस करने के लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स या मेथड्स हैं। पहला है साइकोमेट्रिक टेस्ट, दूसरा है सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स, तीसरा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और चौथी है बिहेवियरल एनालिसिस टेक्निक्स। एक एक को हमें पढ़ना है, पर ये चार अम्ब्रेलाज हैं, हर एक के अंदर कुछ कुछ है। तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, अच्छा, सबसे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स से स्टार्ट करेंगे। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हमने बोला था जहाँ पे इंसान खुद अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले एल्पोर्ट ने कहा था, एल्पोर्ट सजेस्टेड कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स शुड बी यूज, जहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चनर्स बनाए जो कि स्ट्रक्चर्ड हो एंड जिन पे सब्जेक्ट्स अपने वर्बल यानी लैंग्वेज में बोल के या लिख के रिस्पॉन्सेज दें अलोंग अ रेटिंग स्केल। सो यहाँ पे इनमें इस सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में क्या होता है, अ पर्सन ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट्स देयर फीलिंग्स विद रिस्पेक्ट टू वेरियस आइटम्स ऑफ द क्वेश्चनर। इसको क्वांटिटेटिव नंबर्स में स्कोर निकाला जाता है एंड इंटरप्रेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स फॉर द क्वेश्चनर या द टेस्ट। अब यहाँ पे कुछ सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर्स हैं, टेस्ट्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। पहला है एमएमपीआई, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये हैथवे एंड मैकिनली ने डेवलप किया था। क्यों डेवलप किया था, साइकाइट्रिक डायग्नोसिस के लिए, तो हार्ड कोर जो डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, इन सब को डायग्नोस करने के लिए करा था। तो ये साइकोपैथोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है। इसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है दैट इज एमएमपीआई 2। इसमें 567 स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप ट्रू या फॉल्स में आंसर कर सकते हो। इसके 10 सब स्केल्स हैं जो कि क्या क्या मेजर करते हैं, ये सब बीमारियों के नाम है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, साइकोपैथिक डिविएट, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, पैरानोया, साइकोस्थीनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब सब स्केल्स हैं जो ये मेजर करता है। अच्छा, इंडिया में मलिक एंड जोशी हैव डेवलप्ड इट्स इंडियन वर्जन, अडेप्टेड वर्जन, विच इज जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। तो ये एमएमपीआई में मिनेसोटा जो है जगह का नाम है, तो यहाँ पे इन्होंने जोधपुर में डेवलप किया, तो जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। दूसरा जो हमारा मेजर है दैट इज आइसिंग पर्सनालिटी क्वेश्चन है, जो इसकी हमने पहले भी बात करी थी। तो ईपीक्यू में जो है 3 डायमेंशन है, सबसे पहले 2 ही थी, एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड एंड इमोशनली स्टेबल, इमोशनली अनस्टेबल। इन डायमेंशंस के अंदर 32 ट्रेट्स आइसिंक ने डाले। बाद में साइकोटिसिज्म की भी डायमेंशन आई जो कि लिंक्ड है टू साइकोपैथोलॉजी। तो जिनमें साइकोटिसिज्म होता है उनमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी ज्यादा होते हैं, वो औरों के लिए उनमें कोई फ्रेंडलीनेस, कोई फीलिंग, कोई कंसर्न नहीं होता। दे हैव अ टफ मैनर ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड अ टेंडेंसी टू डिफाई सोशल नॉर्म्स एंड सोशल रूल्स। ओके, तो साइकोटिक लोग, साइकोटिक ट्रेट वाले लोग, यहाँ पे वैसे साइको की बात नहीं हो रही, दे आर हॉस्टाइल, इगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल। अच्छा, तीसरा जो हमारा मेजर है दैट इज 16 PF, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर। ये रेमंड कैटल ने डेवलप किया था। इन्होंने कैसे डेवलप किया था, फैक्टर एनालिसिस से डेवलप किया था। इसमें क्या है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं एंड सब्जेक्ट को एक सिचुएशन दी जाती है जहां पे उन्हें ऑप्शंस देके उन ऑप्शंस में से कुछ चूज करना होता है, तो दे हैव टू चूज फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ये जो टेस्ट है ये एडल्ट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, हाई स्कूल लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। इट इज यूज्ड इन करियर गाइडेंस, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन एंड ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग। ओके, तो अब यहाँ पे हम एंड में क्या बात कर रहे हैं कि जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स है उनके कॉन्स क्या है, उनकी लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स क्या है। पहली है सोशल डिजायरेबिलिटी, यानी कि जब सब्जेक्ट आइटम्स पढ़ता है तो उसे लगता है कि कोई चीज अगर मतलब मुझको एक अच्छी लाइट में खुद को पोर्ट्रे करना है, तो अगर कोई प्रॉब्लमैटिक चीज पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन, तो आप उसमें गलत उसे बताओगे जस्ट टू
शो योर सेल्फ इन अ सोशली डिजायरेबल लाइट। दूसरा है एक्विसेंस। एक्विसेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द सब्जेक्ट टू अग्री विद आइटम्स और क्वेश्चंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंटेंट। तो यस यस यस, ट्रू ट्रू ट्रू, इसको हम एक्विसेंस कहते हैं। तीसरा एक ये भी है कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हर कोई एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। जो टेस्ट गिवर होता है, जो एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसको भी हाईली ट्रेन्ड होना चाहिए ताकि वो उसमें से सही मीनिंग निकाल पाए, उसे मिसयूज ना करे। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। जो हम जानते हैं सब्जेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, मोस्टली साइकोडायनेमिक अप्रोच से आई हैं। सो यहाँ पे क्या है, इसका लॉजिक क्या है कि जब भी लोग सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स लेते हैं तो वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं एंड दे डू नॉट शेयर देयर ट्रू फीलिंग्स, थॉट्स एंड मोटिवेशंस बिकॉज दे कैन बी प्रॉब्लमेटिक। इसीलिए ज्यादातर हमारा जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो अनकॉन्शियस में बेस्ड है। तो ऐसे मेथड्स से आप अनस्ट्रक्चर्ड या फिर बहुत वेग मेथड्स यूज करो टू अनकवर द अनकॉन्शियस। तो ये इसका एक तरीके से लॉजिक है। दे आर यूज्ड टू असेस अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स। इनमें जो मटेरियल होता है वो लेस स्ट्रक्चर्ड होता है या अनस्ट्रक्चर्ड होता है ताकि इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स, डिजायर एंड नीड्स को उस अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल पे एक तरीके से प्रोजेक्ट कर दे। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो इन्होंने ये कही है कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं उनके क्या क्या फीचर्स है कॉमन। पहला तो ये सब इनमें जो स्टिमुलाई या मटेरियल होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड या पूरली डिफाइंड होता है। नंबर टू, जो इंसान है जिसको टेस्ट दिया जा रहा है उसको ये नहीं बताया जाता कि इस टेस्ट का पर्पस क्या है और इसको कैसे स्कोर किया जाएगा, इसमें सही आंसर क्या होगा, ये सब नहीं बताया जाता। फिर तीसरा, एक उस इंसान को बता दिया जाता है कि कोई भी जो आंसर है वो करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं है, आप जो बोलो वो सही है। एंड चौथा, जो हर रिस्पॉन्स होता है इनके हिसाब से वो एक पर्सनालिटी को रिवील करता है। एंड पांचवा, ऐसी टेक्निक्स में जो स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन होता है वो बहुत लेंदी, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत ट्रेनिंग चाहिए होती है। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक में, रॉरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट हर्मन रॉरशाक ने डेवलप किया था। इसमें क्या है, 10 कार्ड्स हैं। 10 कार्ड्स हैं जिनपे कुछ कुछ इंक ब्लॉट्स हैं। 5 आर इन ब्लैक कलर, 5 are in black and white color, 2 are with red color and 3 are in some other pastel colors। ये जो इंक ब्लॉट्स होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं, 7x10 इंच के कार्डबोर्ड पे होते हैं इंक ड्रॉप करके, इसीलिए हम इसे इंक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं। और इसके दो फेजेस होते हैं, परफॉर्मेंस प्रॉपर एंड इंक्वायरी। परफॉर्मेंस प्रॉपर फेज में उनको सब्जेक्ट को कार्ड दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है आप इस कार्ड में क्या देख रहे हो। एंड इंक्वायरी फेज में जो भी वो आंसर देते हैं उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना ली जाती है और उनसे पूछा जाता है अच्छा आपने आंसर दिया, तो इस पूरा उनकी डिटेल ली जाती है कि आपने ये आंसर क्यों बोला, कहाँ से बोला, कैसे बोला। ठीक है, तो इसके लिए आजकल हम कंप्यूटर टेक्निक्स भी यूज करने लगे हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारा टेस्ट है दैट इज थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। ये मॉर्गन एंड मरे ने डेवलप किया था। जैसे रॉरशाक इंकब्लॉट टेस्ट को कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड है, ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। इसमें 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स हैं, मतलब जस्ट पिक्चर्स हैं, जैसे हम स्टोरी बुक्स में पिक्चर्स देखते हैं तो ऐसे 30 कार्ड्स हैं। हर पिक्चर कार्ड पे एक सिचुएशन डिपिक्ट की गई है जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व है, राइट। एंड फिर सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है कार्ड दिखा के, अच्छा आप इस पिक्चर में जो हो रहा है उसके अराउंड एक स्टोरी क्रिएट करो और बताओ कि इस पिक्चर में एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, तो उससे उनका अनकॉन्शियस रिवील होता है। उमा चौधरी ने टीएटी का इंडियन वर्जन बनाया है, राइट। फिर तीसरा जो हमारा टेस्ट आ जाता है दैट इज रोजन वीक्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, पीएफ स्टडी टेस्ट। ये रोजन वीक ने बनाया था एंड इसका पर्पस क्या है, एग्रेशन को स्टडी करना कि इंसान एग्रेशन कैसे दिखाता है, गुस्सा कैसे दिखाता है जब उसको फ्रस्ट्रेट किया जाता है। तो इस टेस्ट में क्या होता है, पिक्चर्स होती हैं अगेन कार्टून लाइक पिक्चर्स, जहां पे क्या हो रहा होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ फ्रस्ट्रेट करने वाली हरकत कर रहा होता है एंड सब्जेक्ट को बोला जाता है कि आपके हिसाब से जो इंसान यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहा है वो क्या करेगा, राइट। तो उनके आंसर से ये पता चलता है कि वो किस टाइप का एग्रेशन दिखाते हैं और उनका एग्रेशन किस तरफ डायरेक्टेड है, राइट। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो है उसमें आपको इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिनको आपको पूरा करना होता है, उसकी एंडिंग दिखाती है कि आपका अनकॉन्शियस मतलब क्या मोटिव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट में आपको एक शीट ऑफ पेपर बोला जाता है जस्ट ड्रॉ अ पर्सन एंड मतलब प्रॉम्प्ट्स होते हैं कि कभी बोला जाता है आप ऑपोजिट सेक्स का पर्सन बनाओ या कभी सेम सेक्स का पर्सन बनाओ, जो भी है। एंड फिर बनाने के बाद आपसे बोला जाता है अच्छा आप इसके बारे में एक स्टोरी भी बताओ, राइट। अब यहाँ पे क्या मतलब कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन इन्होंने दिए हैं कि अगर कोई इंसान फेशियल फीचर्स नहीं बताता फेस के तो यानी उनको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है। अगर उन्होंने नेक बहुत अजीब सी बनाई है तो वो इम्पल्सिव हैं। अगर उन्होंने हेड बहुत बड़ा बना दिया इट मीन्स ब्रेन डिजीज या फिर हेडेक्स होते हैं इंसान को।
जो भी है। बट अब टोटल इसका मतलब ये जो जितनी भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है कि इनकी रिलायबिलिटी एक तो क्वेश्चनेबल है कि ये कितने रिलायबल है क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है, दूसरा इनको इंटरप्रेट करना भी बहुत मुश्किल है, राइट, बहुत मुश्किल है और बहुत सब्जेक्टिव है। अच्छा, जो हमारा लास्ट आ जाता है वो है बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरल एनालिसिस यानी बिहेवियर को ऑब्जर्व करके पर्सनालिटी को डिवाइस करना है। इसमें क्या क्या आ जाता है? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग्स, नॉमिनेशन, सिचुएशनल टेस्ट। सबसे पहले इंटरव्यू। इंटरव्यू हम जानते हैं इट इज बेसिकली टॉकिंग वन ऑन वन टू अ पर्सन एंड आस्किंग देम स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इंटरव्यूइंग भी बहुत टाइप्स की होती है। एक होती है डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग जो थेरेपिस्ट करता है, इन डेप्थ इंटरव्यू करता है, जिसमें इंसान जो बोल रहा है वही नहीं, उसके बियॉन्ड भी चीजों को देखा जाता है। अब इंटरव्यू के टाइप्स यहाँ पे देख लेते हैं। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जहां पे कोई भी सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस या ऑलरेडी प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस नहीं होते, इंटरव्यूअर बस पूछता जाता है। इसका एम क्या होता है? जस्ट टू नो अ पर्सन बाय आस्किंग देम मेनी 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 क्वेश्चंस। ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कैसे होते हैं? जैसे सर्वे लेता है ना कोई इंसान आपका, सर्वे क्वेश्चंस। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में बहुत स्पेसिफिक सेट क्वेश्चंस होते हैं, एक सेट प्रोसीजर होता है एंड उसमें मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन बना के नहीं पूछ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट टेक्निक इज ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन हम जानते हैं रिकॉर्डिंग रियल टाइम फिनोमिना सिस्टमैटिक वे में। अच्छा, ऑब्जर्वेशन भी हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए केयरफुल ट्रेनिंग चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए कि बिहेवियर जो आपने ऑब्जर्व किया है उसे आप एनालाइज करके पर्सनैलिटी कैसे निकालोगे, राइट। अब यहाँ पे क्या चीज है, इन्होंने कहा है कि कुछ कुछ जो चीजें हैं इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है। पहली बात तो इन दोनों को ऑल्दो सुनने में आसान लग रहे हैं बट बहुत प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए इनके थ्रू पर्सनालिटी स्टडी करने के लिए। दूसरा, ये दोनों ही बहुत डिमांड लाइक टाइम डिमांडिंग है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। अगेन साइकोलॉजिस्ट हैज टू बी वेरी मेच्योर, नॉट जस्ट ट्रेनिंग बट बहुत इंटेलिजेंस चाहिए इन दोनों को यूज करके पर्सनालिटी समझने के लिए। तीसरा, ऑब्जर्वर की जो प्रेजेंस है, कई बार जैसे इंटरव्यू को इंसान ले रहा है या ऑब्जर्वर बैठा है रूम में आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसी से ही आपका बिहेवियर या आपके रिस्पॉन्सेज जो है वो बदल जाते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे मेथड्स है बिहेवियरल एनालिसिस में वो क्या है? तीसरा वह है बिहेवियरल रेटिंग्स। बिहेवियरल रेटिंग्स यानी जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा इस इंसान ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग, थोड़ा कम आउटस्टैंडिंग, बहुत बेकार, तो दैट इज रेटिंग। इसको हम एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में यूज करते हैं। और जो बिहेवियरल रेटिंग्स ली जाती हैं एक पर्सन के बारे में, वो उन लोगों से ली जाती हैं हु नो देम इंटीमेटली एंड हैव इंटरेक्टेड ओवर देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी जिससे जो उस इंसान को जानता होगा आप उसी से वो रेटिंग्स लेते हो। अब इसमें कुछ कुछ कैटेगरीज होती हैं उस बिहेवियरल रेटिंग स्केल्स में, बिहेवियरल क्वालिटीज होती हैं जिनके आगे डिफरेंट नंबर्स या डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होते हैं, जिनमें से जो असेसी है, जो असेस कर रहा है, उसको चूज करना होता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? पहली बात तो इसमें बाइजेस बहुत आ जाते हैं। जैसे मान लो अगर आपका दोस्त या आपका दुश्मन कोई कोई भी है, वो आपकी पर्सनल बाइजेस जो है वो आएंगे जब वो आपको रेट करेंगे, राइट। तो एक इसका एग्जाम्पल है हेलो इफेक्ट। यानी अगर एक इंसान की पर्सनालिटी में या बिहेवियर में एक बहुत अच्छी चीज है या बहुत बुरी चीज है, तो वो उनकी पूरी पर्सनालिटी के जो और चीजें हैं उनको ढक देगी। कि अच्छा, एक इंसान ने पहली एक चीज बोल दी कि भाई मैं बहुत इस चीज में अच्छा हूं, तो अब आप उनकी सारी बुराइयां इग्नोर कर दोगे। सो बीइंग ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सिंगल फेवरेबल और अनफेवरेबल ट्रेट इज हेलो इफेक्ट, जो कि इसको, इस मेथड को लाइक कॉम्प्रोमाइज कर देता है। दूसरा जो बायस है दैट इज मिडिल कैटेगरी बायस, कि हर चीज में, हर बिहेवियर की रेटिंग बीच में ही, लाइक कुछ लोग होते हैं ना एवरेज एवरेज एवरेज, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। एंड एक होता है एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस, तीसरा, जहां पे आप बहुत एक्सट्रीम रेटिंग्स देते हो कि दिस पर्सन इज वेरी आउटस्टैंडिंग या फिर दिस पर्सन इज वेरी बैड। तो ये चीज है, ये तीन हमारे बाइसेस यहाँ पे आ जाते हैं जो कि इसको कम इफेक्टिव बनाते हैं। जो चौथा हमारा मेथड है दैट इज नॉमिनेशन। नॉमिनेशन नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे आप क्या करते हो, आप पीयर्स के थ्रू ही करते हो इस चीज को। जैसे जिस इंसान को आपको असेस करना है उनके पीयर्स को आप बुलाते हो। तो पीयर्स यानी ऐसे इंसान जिनसे आप बहुत टाइम से इंटरेक्ट कर रहे हो, जो बहुत टाइम से आपको जानते हैं, तो आपके पीयर्स को बुलाया जाता है एंड एक ग्रुप बना दिया जाता है। And every person is asked to choose one or more persons of the group with whom they would like to work, study, play, or participate in any other activity. And then they're asked to specify the reason for their choices. कि एक ग्रुप में एक पीयर ने बोला कि ओके, अगर आपको काम करना है आप किसके साथ करना पसंद करोगे? इनके साथ। क्यों? रीजन भी दो। तो बेसिकली जो भी वो रीजन देते हैं या चॉइस करते हैं, उसके आधार पे वी एनालाइज द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो एंड द पर्सन दे नॉमिनेटेड ऑल्सो। ऑल्दो इसमें पर्सनल बाइसेस आ जाते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। लास्ट आर सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट बेसिकली
उस इंसान की पर्सनालिटी को जांचना बाय पुटिंग देम इन अ सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशन, अ मेड अप सिचुएशन। इसका एक टाइप है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, जहां पे हमें ये पता लगता है कि हाउ डज अ पर्सन बिहेव अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस। इसमें क्या किया जाता है, अ पर्सन इज आस्क्ड टू परफॉर्म अ गिवन टास्क विद अदर पर्सन्स, जिनको बोला जाता है, जो और लोग हैं उनको बोला जाता है कि आपको जानबूझ के काम बिगाड़ना है, कोऑपरेट नहीं करना, इंटरफेयर करना है। सो ऐसे में उस इंसान के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, जो एक्चुअल वो टेस्ट दे रहा है, तो उसके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो इसके बाद जब ये रोल प्ले एक तरीके से हो जाता है, तो उस इंसान से फिर एक वर्बल रिपोर्ट, रिटन या ओरल मांगी जाती है कि आपसे आपको क्या करना था, आपको मतलब आपने कैसे रिस्पॉन्ड करा इस सिचुएशन में, या जो भी है। ये सिचुएशन रियलिस्टिक हो सकती है, लाइक रियल लाइफ सेटअप भी हो सकता है, एंड वीडियो प्ले के थ्रू भी हो सकता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। बहुत लंबा चैप्टर था, आई नो, बट सो ग्लैड वी एंडेड इट। कुछ भी डाउट्स हो, यू कैन कमेंट्स, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर चैप्टर 3। बाय।